बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय के प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के सभी छात्र और छात्राओं का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें आदिकाल और भक्तिकाल आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। आदिकाल को लेकर के हमने कल भी काफ़ी सारी चर्चाएं की थी। आज मैं बात करूंगी आपसे हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो पृष्ठभूमि है, नामकरण वगैरह पर हम बात कर चुके थे, और तदयुगीन जो परिस्थितियां हैं उन तमाम चीज़ों की चर्चा आज हम आप मिलकर के करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो संवत 1050 से 1375 के बीच माना गया। वो हमने पूर्वापर सीमा में देखा कि अलग अलग विद्वानों ने, आलोचकों ने अलग अलग तरीके से उसका वर्गीकरण किया है। बहरहाल अब ये जो वर्गीकरण कर दिया और ये एक समय सीमा तय कर दी कि संवत 1050 से हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होता है और आदिकाल प्रारंभ हो जाता है। अब एक मोटी सी बात बताइए कि क्या उससे पहले जो अपभ्रंश साहित्य का पठन पाठन और लेखन और साहित्यिक सृजन की परंपरा चल रही थी, वो क्या संवत 1050 के बाद आकर के एकदम से फुल स्टॉप हो जाती है? नहीं ना। और एकदम से कोई हिंदी भाषा और साहित्य का एक उदय नहीं होता है। तो जैसा कि मैं आपको बार बार कहती हूँ, भाषा और साहित्य जो है वो एक निरंतर विकसित जो प्रक्रिया होती है, उसी के तहत धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभिजात्य और सुसंस्कृत और परिष्कृत भाषा के रूप में परिवर्तित होती है। तो पुरानी हिंदी कहीं या जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश से विकसित जो हिंदी है वो उसमें कुछ आलोचक ये मानते हैं कि हम हिंदी को जो कहते हैं पुरानी हिंदी, वो हिंदी जो है वो अपभ्रंश का ही एक और थोड़ा सा परिवर्तित होता हुआ स्वरूप है। और जाहिर सी बात है, कोई भी भाषा जब थोड़ा सा परिवर्तन की अंगड़ाइयाँ लेती है, आलोड़ित विलोड़ित होती है, तो उस दौरान उसमें नई भाषा के जो बीज रूप हैं वो संस्कार रूप से जो होते हैं वो धीरे धीरे से प्रस्फुटित होने लगते हैं। बहरहाल ये जो पुरानी हिंदी की हम बात कर रहे हैं, उसी की विवेचना करते हुए और हिंदी के उदय की जो बात करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल के संबंध में ये कहा कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के उपलब्ध लोक भाषा साहित्य को अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य कहा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा तो अपभ्रंश से अलग होगा, तभी तो हम उसे पुरानी हिंदी या कोई भी और दूसरा नाम दे पाएंगे। वस्तुतः वह हिंदी की आधुनिक बोलियों में से किसी न किसी रूप में उपलब्ध होता है। यही कारण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक 10वीं शताब्दी से इस साहित्य का आरंभ स्वीकार करते हैं। इसी समय हिंदी भाषा का आदिकाल हम मानते हैं। तो इसी बात को, हिंदी साहित्य और उसकी भाषा को परिनिष्ठित अपभ्रंश के से कुछ परिवर्तित, उसका बढ़ा हुआ रूप जो है, प्रतिक्रिया स्वरूप जो परिवर्तित स्वरूप है, उसी की बात कर रहे हैं द्विवेदी जी। और वो उसी विषय में आगे कहते हैं कि वस्तुतः छंद, काव्य, रूप, काव्यगत रूढ़ियाँ, वक्तव्य वस्तु की दृष्टि से 10वीं से 14वीं शताब्दी तक की लोक भाषा का साहित्य परिनिष्ठित अपभ्रंश में प्राप्त साहित्य का ही बढ़ाव है, यानी उसका एक अलग तरह का विकसित स्वरूप है। यद्यपि उसकी भाषा उक्त भाषा अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न है। अब जैसा कि हम लोग भी इस बात का अनुमान लगा रहे थे कि अपभ्रंश से कुछ हद तक भिन्न होते हुए जो पुरानी हिंदी है वो किस तरह से विकास को प्राप्त होती है, और वस्तुतः आदिकाल की भाषा और उसके साहित्यिक स्वरूप को कि जब हम बात करते हैं, तो जैसे शुक्ल जी ने 12 ग्रंथों का उल्लेख किया और उसमें कुछ एक जो विवादग्रस्त थी, उनके अलावा सब मिलाकर के जो दूसरे आलोचकों ने भी जिसमें सहमति व्यक्त की है, ऐसा सर्वसम्मति से जो जिन ग्रंथों की रचना को आधार बनाया जाता है आदिकाल के साहित्य में, उसका मैं एक बार फिर से नाम बताना चाहूँगी। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई का लिखा हुआ है, जगनिक का लिखा हुआ परमाल रासो, विद्यापति पदावली जो विद्यापति की रचना है, विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका भी है, संदेश रासक जो अब्दुल रहमान के द्वारा लिखी गई है, और पद्मचरित जो है वो स्वयंभूकृत पौमुचरित कहलाता है, क्योंकि थोड़ा सा उसका उच्चारण जो है वो अलग हो जाता है। ऐसे ही धनपाल की लिखी हुई जो भविष्यत कहा यानी भविष्यदत्त कथा, उसका अलग स्वरूप है जो पाली में कहा जाता है। योगींद्र की लिखी हुई जोइंदु रचना है,
जो और परमार्थ प्रकाश जिसे कहा गया, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा संकलित की गई, एकत्र की गई जो रचना है, जिसे बौद्ध गान और दोहा कहा जाता है। ये अलग अलग बौद्ध जो संत हुए हैं उनके द्वारा लिखी गई है। और स्वयंभूकृत जो स्वयंभू छंद है वो है, और प्राकृत पैंगलम नामक एक रचना और है। तो बहरहाल ये जो रचनाएं हैं इन्हें सबको हम आदिकाल के साहित्यिक स्वरूप को बनाने वाली ऐसी रचनाएं मान सकते हैं। अब काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो विवाद की बात है, बहुत विस्तार से हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इन रचनाओं को भी अगर आधार बना लिया तो कुछ एक ने इसका भी इसे खारिज करने की कोशिश की, या इसके भी कुछ ऐसे तर्क दिए जिनके माध्यम से हम इन्हें भी कहीं ना कहीं इन पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के प्रथम कवि की। पहला कवि कौन है, अब इस पर भी थोड़ा सा विवाद है। ग्रियर्सन और मिश्र बंधु जो हैं वो 773 ईस्वी के जो कवि पुष्य हैं उनको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, और उसका उन्होंने बहुत सारे आधार और तर्क दिए हैं। इसी तरह से पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो चंदवरदाई हैं उनको हिंदी साहित्य का पहला कवि कुछ आलोचकों ने माना है। इसमें रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो हैं प्रथम कवि के रूप में चंदवरदाई को ही स्वीकृत करते हैं। लेकिन चूंकि इसकी प्रामाणिकता पर संदेह है तो थोड़ा सा इस पर भी सवालिया निशान उठते हैं। और ऐसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मुनि जिनविजय की संपादित जो है पुरातन प्रबंध संग्रह, इसमें चंद के नाम से लिखित 4 छप्पयों को और उसके भाषा की प्रकृति और समकालीन काव्यों की कथानक रूढ़ियों को देख करके पृथ्वीराज का चंद के दरबार में महाकवि चंद का पृथ्वीराज के दरबार में होने की बात का अस्तित्व जो है वो स्वीकार किया है। लेकिन अब मूल रूप से चूंकि रचना ही उपलब्ध नहीं है तो फिर उसे हम असंदिग्ध रूप से प्रथम कवि का दर्जा नहीं दे सकते हैं। फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि अपभ्रंशकालीन लोक भाषा जो है उसको सबसे पहले प्रयोग किया था सरहपा नामक कवि ने, तो सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि होने का गौरव दिया जा सकता है। इस तरह से बात तर्क वितर्क चलते रहे। कुछ लोगों ने ये माना कि जैसे गणपति चंद्र गुप्त जी ने ये माना कि भरतेश्वर बाहुबली रास के जो रचयिता हैं शीलभद्र सूरी, उन्हें हम पहला कवि मान सकते हैं। अब ये सब के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने विश्वास हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं जिनका एक आधार भी है। तो बहरहाल कुछ ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि हिंदी साहित्य के प्रथम हिंदी कवि के रूप में अगर हम बात करें तो सरहप्पा को सर्वसम्मति से माना जा सकता है। अब बात करते हैं नामकरण की, जिसका कि हम विस्तृत चर्चा पिछली कक्षा में कर चुके हैं। एक बार फिर से आपको एक रिकैप देना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को अलग अलग नामों से जब बुलाया गया, उसको अलग अलग नामों से अभिहित किया गया, तो उसमें वीरगाथा काल जो शुक्ल जी का था, आदिकाल था, चारण काल था, संधि काल था, सिद्ध सामंत युग था, ऐसे बहुत सारे नाम थे जो कि अलग अलग आलोचकों ने दिए थे। आपको याद आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि की। आदिकालीन साहित्य की जो पृष्ठभूमि है वो अगर आप देखते हैं तो राजनीतिक पृष्ठभूमि की मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी। तो राजनीतिक अस्थिरता जो है उस युग में प्रखरता से सामने आ रही थी, क्योंकि 8वीं सदी से 15वीं सदी तक का समय जो है वो भारतीय इतिहास में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा उसमें उथल पुथल हुई। उसमें कई तरह के छोटे छोटे जो कहना चाहिए कि सम्राट जो कि छोटे छोटे सामंत थे, उन्होंने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया, क्योंकि 647 ईस्वी में जो हर्षवर्धन थे उनकी मृत्यु हो जाती है, और हर्ष की मृत्यु के बाद में जो एक छत्र स्वरूप था, केंद्रीकृत स्वरूप था शासन का, प्रशासन का, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और सब छोटे 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 कुकुर मुद्दों की तरह से सामंत और राजा और जो जमींदार हैं वो उग जाते हैं, और वो धीरे धीरे अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लगते हैं। तो जो चक्रवर्ती शासन की बात हम करते थे या केंद्रीकृत शासन की बात हर्ष के समय में थी, वो यहाँ पर आकर के विशृंखलित हो जाती है। और चूँकि वो ख़त्म हो गई तो गणराज्यों की भी परंपरा ख़त्म हो गई, और छोटे छोटे सामंत जो हैं वो अपने आप को राजा मान करके अपने आप को सर्वे सर्वा परमात्मा की तरह से, ईश्वर की तरह से सर्वशक्तिमान मानने लग गए। और चूँकि सर्वशक्तिमान मानते थे तो उनका एकमात्र
जो ध्येय था वो या तो खुद की जो कुत्सित स्वार्थ और सुखों की, इंद्रिय सुखों की परिपूर्ति हो गया, या फिर अपने राजपाट को बढ़ाने के लिए साम दाम दंड भेद हर नीति को अपनाना उन्होंने शुरू कर दिया। ऐसे ही 8वीं शताब्दी में के आसपास जो है मोहम्मद बिन कासिम, लगभग 712 या 15, मुझे ऐसा अनुमान लगा रही हूँ मैं, कि उस समय मोहम्मद बिन कासिम ने जब हिंदुस्तान पर आक्रमण किया तो उन्होंने अपने यहाँ पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया। तो इस रूप में कहीं ना कहीं विदेशी आक्रमणों की परंपरा भी यहाँ पर स्थापित हो चुकी थी। इसी तरह महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों की बात की जाती है, जो कि एक लंबे समय तक, यानी 997 से लेकर के 1060 के बीच में यहाँ पर उसका प्रभाव रहा, उसका आक्रमण भी हुआ। और इसी तरह से जो इन आक्रमणों के फलस्वरूप हमारे यहाँ की धार्मिक जो विश्वास हैं, सामाजिक रीतियाँ हैं, उन सब पर भी बहुत प्रभाव पड़े, क्योंकि विदेशी आक्रमणों से जो पददलित भारतीय मनीषा थी वो कहीं ना कहीं अपने आप को गुलाम और कमज़ोर मानने लग गई थी। तो ऐसे में जो एक लंबा समय रहा, लगभग 2 शताब्दियों तक यहाँ पर गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, ऐसे तमाम विदेशी आक्रमणकारियों की जो वंशज हैं उन्होंने यहाँ पर राजपाट किया। तो राजनीतिक अस्थिरता का ये युग था, और इसलिए जनता के प्रति ये लोग पूर्णतः जो है जनता को नज़रअंदाज करते थे। और ऐसी जो जनता जिसके प्रति शासक ही उदासीन हो, तो सोचिए वो अपने आप को कितनी असुरक्षित मानती होगी। तो इस वजह से इस युग की जो साहित्यिक परंपरा है वो या तो युद्धों की बढ़ चढ़ के दिखाई जाने लगी, और या फिर वीरगाथाओं से संबंधित जो रचनाएं थी, या फिर कहीं कहीं थोड़ा सा जो निराश जनता है, दुखी जनता है, वो अपने अलग अलग जो बौद्धों के संप्रदाय में है, नाथ संप्रदाय में है, वहाँ पर या तांत्रिक साधनाएं हैं, उसमें अपना गम गलत करने के लिए, यानी अपने दुखों कष्टों को भुलाने के लिए उसमें धीरे धीरे कहना चाहिए कि अपने आप को उसमें भुलाने लगी। अपनी उस राजनीतिक अस्थिरता और उदासीनता की वजह से शासक के जनता ने अपना एकमात्र आश्रय और सहारा इस रूप में इन चीज़ों को ले लिया था। बहरहाल हम राजनीतिक परिस्थितियों की बात करके अब इस कक्षा को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा में हम फिर बात